जिस डीएसपी से डरा मुख्तार, मुर्दा कौमें 5 साल का इंतजार करती हैं, जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। मुख्तार के गुनाहों की चार्जशीट। लाइट मशीन गन हर हालत में वो चाहिए था उसको, रात में रिकवर कर लिया। अब मुख्तार फंस गए। एक अपराधी के डॉन बनने की ग्राउंड रिपोर्ट। पूरी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी। मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। 18 साल बाद माफिया के गुनाहों पर सबसे बड़ी गवाही। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। आज लखनऊ में हूं। बहुत सारी स्टोरीज आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप समझते हैं, लेकिन आज एक व्यक्ति से आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अभी कुछ दिनों पहले आप उस व्यक्ति से मिल भी चुके हों, उनके बारे में उनकी बात सुन भी चुके हों, उनका इंटरव्यू देख चुके हों, लेकिन आज एक अलग तरीके से उनकी बात को आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, शायद उन्होंने खुद भी ये कल्पना नहीं की थी कि जो दंश उन्होंने झेला, जो वक्त उन्होंने गुजारा और जो वक्त उनके परिवार ने गुजारा, एक ऐसा वक्त भी आएगा जब ये याद आएगा कि हाँ, समय बलवान होता है। ये सिर्फ किताबों में नहीं लिखा, समय वाकई बलवान होता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी बात दर्शकों तक ले जा रहे हैं। और आज मैं जो कहना चाहूँगा वो केवल व्यक्तिगत बात नहीं होगी, एक समाज हित से जुड़ी बात होगी जिसका बड़ा व्यापक दृष्टिकोण होगा। आपको याद होगा 2003 में लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र में सुबह सुबह मतलब उजाला हो चुका था, ये सूचना आई कि मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई है। दोनों लोग का वर्चस्व की लड़ाई चलती थी पूर्वांचल में। और इस फायरिंग के बाद हम लोग एसटीएफ में थे उस समय, बहुत एक हड़कंप मच गया कि भाई अगर राजधानी में इस तरह से दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है, क्रॉस फायरिंग हो रही है, तो पूरे प्रदेश में और खासकर पूर्वांचल में क्या होगा। हाई लेवल की मीटिंग हुई। मुझे उसमें चुना गया कि नहीं, शैलेंद्र बनारस में सीओ सिटी रहे हैं, चंदौली के रहने वाले हैं, पूर्वांचल को समझते हैं, इनको लगाया जाए और तेज तर्रार अधिकारी हैं। खैर, मैंने उसके लिए टीम अच्छी बनाई और मुझे बनारस अनऑफिशियली भेजा गया कि मतलब इस तरह से कि वहाँ यूनिट बना के काम करो। उस समय एसटीएफ का केवल कार्यालय लखनऊ होता था, सब लोगों को ऑपरेशन में अलग अलग यहीं से भेजा जाता। और मैंने फिर जाके फ़ोन लिसनिंग में लेके सबका सुनना शुरू किया। हम लोग आज जब आपसे ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम उन जगहों पे भी जाना चाहते हैं, उन जगहों पे जो उस वक्त आपको याद आता है, जब से जिस समय से ये शुरू हुआ था, 2004 का वक्त, जो आप फायर एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हम वहाँ भी जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ एसटीएफ दफ्तर भी जाए जहाँ आप तैनात थे। हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ आप इस्तीफ़ा देने के बाद गए और वहाँ आपको लोगों ने बुलाया, वहाँ के लोगों का रिएक्शन भी रिकॉर्ड करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं सर, आप खुद बताएं, कहाँ हम चलें? मैं चाहूँगा कि जहाँ से घटना स्टार्ट हुई, आप जहाँ क्रॉस फायरिंग हुई कैंट थाना क्षेत्र लखनऊ में, आप वहाँ से चलिए। जहाँ से मुख्तार पर सर्विलांस शुरू हुआ आपका, हम वहाँ से शुरू करते हैं सर। तो सबसे पहले हम कहाँ चल रहे हैं सर? हम लोग चल रहे हैं कैंट थाना क्षेत्र लखनऊ के, जहाँ पे ये क्रॉस फायरिंग हुई थी घटना। तो सबसे पहले कैंट थाना क्षेत्र लखनऊ, जहाँ क्रॉस फायरिंग सबसे पहली बार शुरू हुई थी कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच, और वहीं से शुरू हुआ था सर्विलांस, और वहीं से जिम्मा सौंपा गया था शैलेंद्र सिंह को कि इस पे निगाह रखो, आगे क्या चीज़ें तय होनी है अब तुम्हें तय करनी है, तो आगे बढ़ो। इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, चीज़ें कैसे तय करनी है, ये सब कुछ शैलेंद्र सिंह के जिम्मे देगा। तो पहला लोकेशन, चलिए वहाँ। तो यूपी पुलिस के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह के साथ पहली लोकेशन कैंट थाना क्षेत्र लखनऊ। हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या जानने आए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके बाद से सब कुछ शुरू हुआ, मुख्तार पर सर्विलांस शुरू हुई। सर, हम इस लोकेशन पे आए हैं। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? आप 2003-2004 का जब जिक्र करते हैं, ये लोकेशन क्या उस दिन जो फायर एक्सचेंज हुआ था उसके बारे में ज़रा बताइए, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी। 2003 लास्ट में मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद के बीच में फायरिंग, एक आदमी बनारस से आ रहा था, दूसरे लखनऊ जा रहे थे, और आमने सामने देख के इन लोगों ने
दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। तो ये वही लोकेशन है। ये पूरा ये जंगल का इलाका है साइड में? पूरा ये कैंट क्षेत्र है जी। और कहने को वीवीआईपी भी है, लेकिन थोड़ा सुनसान भी पड़ता है। तो यहीं पर इन लोगों के बीच में फायरिंग हुई थी और यहाँ से फिर पूरे घटना का स्टार्ट हुआ, सर्विलांस सब शुरू किया गया, हम लोग की टीम लगाई गई और जिसके चलते फिर पूरे आगे के एलएमजी कांड का प्रकरण, रिकवरी सब सामने आया। तो शुरुआत इसी जगह से हुई थी। शुरुआत इसी जगह से हुई थी। सर आप जो बता रहे थे ये लोकेशन जो उस वक्त 2003-2004 में जो सड़क थी, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं एक माइलस्टोन भी है, वाराणसी 270 किलोमीटर, यानी कि एक उसमें से बनारस से आ रहा था और एक लखनऊ से उस तरफ जा रहा था। उसमें से कौन बनारस से कौन आ रहा था उससे? अब मुझे वो याद आ रहा है कि उस समय बनारस से शायद मुख्तार आ रहा था, लखनऊ से कृष्णा जा रहे थे। उन दोनों को पता था कि वो दोनों इसी रास्ते? नहीं, ये पता नहीं था। एकाएक इन लोग आमने सामने आ गए। तो आमने सामने आते ही सुबह का समय था, उजाला हो रहा था, तो इन लोगों को लगा जैसे कि कोई चेस कर रहा है, तो घबरा गए एक दूसरे से। तो एक दूसरे पर फायरिंग इन लोग करने लगे। अच्छा, इन लोगों के लिसनिंग पहले से भी कुछ ली जा रही थी, तो वो लिसनिंग में आया कि वो फायरिंग स्टार्ट हुई। फिर सबको अलर्ट किया गया लखनऊ में, फिर आए लोग, फिर उस पर तमाम फिर आगे बात हुई। आप लोगों को पहली बार जो सूचना मिली सर, आपके पास जो सूचना आई कि इस तरह का एक फायर एक्सचेंज हुआ है, वो सूचना कितने बजे आई और उसके बाद फिर आपकी कार्रवाई क्या थी? ये सूचना मॉर्निंग के समय लगभग वही 6 बजे के आसपास करीब थी और उसमें ये आया, तारीख थी सर? तारीख में एग्जैक्ट नहीं याद है जी। और 2003 का लास्ट 2003 जी। हाँ, और उसमें ये हुआ कि लिसनिंग में बार बार आ रहा था, ये लोग जैसे फ़ोन पहले से सुन रहे थे, तो उसमें आ रहा था कि एकदम कर मार दिया जाए। तो मुख्तार अंसारी के साइड से कोई कह रहा था कि सामने उन लोग, थोड़ी दूरी थी इनके बीच में, कि सामने वही कृष्णा के लोग हैं और भैया कहो तो हम मार दें। कोई सबका वो नीचे दिख रहा है, एक सिपाही की टोपी दिख रही है, क्या उसमें मार दें हम? तो मुख्तार कह रहा था नहीं, उस सिपाही का मत करो, बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, टारगेट खाली उन लोग को करो। अच्छा। लेकिन सब लोग गन मतलब अपना सर नीचे छिपाए थे, कोई किसी को देख नहीं रहा था, डर के मारे सब नीचे छुपे थे और केवल फायरिंग हवा में चल रही थी। हवा में चल रही थी, अपनी गाड़ियों में छुपे हुए थे, अपने छुपे थे बस सुरक्षा में। ये उधर फायर झोंक रहा था, उधर वाला इनके ऊपर झोंक रहा था, लेकिन ये लोग कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी उसमें। आप जब यहाँ पहुँचे थे, अब शायद इतने वर्षों बाद उस प्रॉक्सिमिटी को एस्टैब्लिश करना शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है जब यहाँ आप पहुँचे थे, उन दोनों ही गैंगस्टर्स का जो काफिला था, एक जो इस तरफ से आ रहा था, दूसरा जो इस तरफ से आ रहा था, कितनी गाड़ियाँ थी और जो उस वक्त आपने देखा था उसको आप बयां कर पाएंगे? देखिए, हम लोग जब आए थे तो ये जा चुके थे लोग। अच्छा, जा चुके थे, मैंने बताया, क्योंकि इन लोग पहले अलर्ट थे। एक अपना मुड़ा वापस चला गया, एक इधर चला गया। काफिला इन लोग का जो चलता था, आपको अमूमन मालूम है कि एक आदमी मिनिमम 7, 8, 10 गाड़ी लेके चलता था। तो काफिला इन लोग का उस हिसाब से आदमी भी चलते थे, हर गाड़ी में कम से कम 4-5 लोग इनके रहते थे, राइफल गन लेके, हर तरह वैध अवैध सब तरह के असलहे लेके चलते थे। कोई इनकी चेकिंग करता नहीं था। वीवीआईपी लोग थे, माननीय लोग थे, विधायक भी थे, तो पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी लोकल चेक कर ले। तो काफिला इनका 7-8 गाड़ियों का तो एक नॉर्मल था, चलता था। और हम लोग चूँकि सामने नहीं रहे तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितना काफिला रहा होगा। चलिए, तो इसके बाद ये लोकेशन और इस लोकेशन पर पहली बार जिस फायर एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, जो बताया शैलेंद्र जी ने कि क्या हुआ था, और उसके बाद से सर्विलांस शुरू हुई, उसके बाद से एक टीम तय हुई, एक टीम को तय किया गया और उसको भेजा गया वाराणसी, बनारस, ताकि मुख्तार अंसारी पर नज़र रखी जा सके, उसकी हर एक हरकत पे चीज़ें पता की जा सके कि आखिरकार ये जो गैंगवार शहर के बीचों बीच, उत्तर प्रदेश की राजधानी के बीचों बीच एक ऐसे हाई प्रोफाइल इलाके में हुआ, उसके बाद चीज़ें किस तरफ मुड़ रही थी। तो अब शैलेंद्र जी, अगली लोकेशन हम कहाँ? हम अब यहाँ से चलते हैं। जब हम लोग के एसटीएफ ऑफिस जहाँ से बैठ के हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लखनऊ में जो एसटीएफ हेडक्वार्टर है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ आपको हम बताते हैं कि कैसे यहाँ से फिर सब स्टार्ट किया। मतलब वो सर्विलांस जो आपने जहाँ से शुरू की, जी, उस पर सारी कार्रवाई जहाँ से शुरू हुई, अब हम वहाँ चल रहे हैं। तो चलिए, दूसरी लोकेशन लखनऊ का एसटीएफ मुख्यालय। आइए। तो अब हमारा दूसरा पड़ाव लखनऊ का एसटीएफ हेडक्वार्टर्स, स्पेशल टास्क फोर्स मुख्यालय, जहां तैनात रहे, एसटीएफ में तैनात रहे, और एसटीएफ में तैनाती के दौरान ही वाराणसी भेजा गया शैलेंद्र सिंह को मुख्तार अंसारी की सर्विलांस के लिए कि चीज़ें क्या चल रही हैं। कितने दिन हो गए
कभी एसटीएफ के दफ्तर उसके बाद आना हुआ जब आपने इस्तीफा दिया उसके बाद से? नहीं, मैं तो कभी नहीं आया। आपसे पहले भी बताया कि जब रिज़ाइन मैंने किया तो मुझसे जो शुभचिंतक थे उन लोग बात भी करते थे, तो उनको बुला के धमकाया जाता था कि आप लोग शैलेंद्र के संपर्क में हैं, आप लोग के खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी, उनसे कोई मिले ना। तो ऐसी स्थिति में मैंने फिर अपने लोगों से भी संपर्क तोड़ दिया, और जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता नहीं पूछना, तो मैंने फिर कभी मालूम नहीं आया नहीं मैं एसटीएफ ऑफिस। यहाँ मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जब पहली जगह हम रुके थे कैंट क्षेत्र में, उसके बाद दूसरी जगह हम यहाँ आए, आपको यहाँ बुलाया गया और उसके बाद एक टास्क दिया गया। वो टास्क क्या था और उस टास्क के बाद फिर आपकी तैयारी क्या थी उस टास्क को लेकर? आप बिल्कुल सही है। मुझे एक टास्क दिया गया था कि सर्विलांस करना है। एसटीएफ का ऑफिस में ही सब बैठ के सर्विलांस होता था। उस समय कोई जोन नहीं था, पूरा एक ही हेडक्वार्टर होता था लखनऊ, यहीं पूरी टीम बैठ के काम करती थी। और इसमें जोन वाइज मतलब ऑपरेशन वाइज भेजा जाता था कि किसी को कहाँ भेजना है। तो यहाँ बैठ के पूरी लिसनिंग शुरू हुई, और यहीं से फिर जब ये एलएमजी का बात आई 17 जनवरी 2004 के आसपास, कि अब यहाँ से फिर टीम बना के हुआ कि आप लोग इसको फील्ड में जाइए और करिए। तो एसटीएफ ऑफिस में ही लिसनिंग की गई, यहीं से बैठ के अधिकारियों के साथ पूरी स्ट्रेटजी बनी। हमारी जो टीम थी हमारे नेतृत्व में यहाँ बनाई गई कि जो फील्ड में अब काम करनी है, जिनको अधिकारियों को मांगा उनको दिया गया। और यहाँ से फिर अनऑफिशियली हमको एक बनारस में मकान किराए पर लेके ऑफिस बनाने के लिए कहा गया, और वहाँ बैठ के हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और 17 जनवरी के से ये प्रकरण सामने आया, और लास्ट में जो 24/25 की रात में मैंने पकड़ा, 25 को डीलिंग थी। तो जैसा कहा गया था कि रिकवरी मुख्तार के पास एलएमजी जाने के पहले करनी है, क्योंकि अगर उसके पास चली गई तो बड़ी गंभीरता थी कि फायरिंग होगी तो पता नहीं कितना होगा और शासन सरकार की बदनामी होगी। तो हम लोगों ने खैर वहाँ टीम मौके पर रिकवर किया। तो पूरी स्ट्रेटजी मॉनिटरिंग सब, एक टीम हमारी फील्ड में थी और एक टीम जो लिसनिंग कर रही थी तमाम, वो हमारी यहीं पे बैठ के लिसनिंग कर रही थी एसटीएफ कार्यालय पे हेडक्वार्टर। जो फ़ोन रिकॉर्ड था सर, उसको अगर बताना चाहें, आपकी जो बातचीत हुई थी एलएमजी को लेके, कैसे इस्टेब्लिश हुआ कि वो एलएमजी मुख्तार अंसारी खरीदने वाला है, ये डील उसके साथ हुई है? जैसा आपको बताया कि हम पैरेलल लिसनिंग कर रहे थे, उनके फ़ोनों को सुन रहे थे, टेप कर रहे थे, और उसमें जो हमारी टीम थी, यहाँ पीके मिश्रा हमारे इंस्पेक्टर थे उस समय, डिप्टी एसपी से रिटायर हो गए हैं, तो वो पहले भी मुख्तार के सुनते थे, तो मुख्तार की आवाज़ को पहचानते थे। और उन्होंने अपने जो केस जारी विवेचना इस पूरे प्रकरण की हुई, उसमें उन्होंने कहा है, बयान है उनका, कि मुख्तार की आवाज़ हम पहचानते थे और यही मुख्तार है, उन्होंने प्रूव किया था। और पूरा इस तरह से हम लोगों ने किया। आगे हम लोग का ये प्रकरण था कि कोटा में जब विवेचना होगी तो स्वाभाविक से बात है मुख्तार की आवाज़ है कि नहीं, ये तो कोर्ट में हमको वॉइस सैंपल लेकर प्रूव करना था जी। वॉइस सैंपल लेने की विवेचना पे आपने देखा मुलायम सिंह के प्रेशर में। साथ ही साथ जो कोटा के तहत कार्रवाई हुई थी, जिसमें कि हमको तमाम अन्य उसके पीछे की जो कार्रवाई करनी थी विवेचना के दौरान, कुछ भी नहीं किया गया। कोटा का सैंक्शन ही नहीं दिया गया। सबसे टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताऊं कि गलती क्या गई थी, कोटा केंद्र द्वारा लागू थी, प्रदेश की सरकार द्वारा लागू नहीं थे कोटा। तो कोटा की परमिशन मुलायम सिंह ने कैसे नहीं दी सैंक्शन, ये न्यायालय में आज भी जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय योगी जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एविडेंस जब भी मिल जाए, नया एविडेंस, तो न्यायालय से परमिशन लेके विवेचना की जा सकती है। तो पोटा उस समय एग्जिस्ट करता था, मुलायम सिंह यादव ने कैसे नहीं पोटा परमिशन दिया सैंक्शन, ये प्रश्न है, ये लीगल प्रश्न है। आपके माध्यम से माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इसको ले जाके चैलेंज में नए तथ्य लाके और न्यायालय से पूछा जाए, न्यायालय से परमिशन लिया जाए कि भाई ये कौन होते हैं सैंक्शन देने वाले, न देने वाले, किस आधार पर इन्होंने सैंक्शन नहीं दिया। इन्होंने हमें जो मालूम है लिखा था कि हमारा नीतिगत फैसला नहीं है। आपके नीतिगत फैसला से क्राइम हो, आईपीसी चलती है, सीआरपीसी चलती है, आपके व्यक्तिगत विम पे तो नहीं चलता ना, कि आपने जब मनाया तब कह दिया कि हाँ पोटा नहीं है, जब मनाया तब लगा दिया, उसी समय पूरे प्रदेश में आने जगह लगा, आपके यहाँ नहीं लगेगा। एलएमजी केस में मुख्तार अंसारी पर जो एफआईआर दर्ज हुई एलएमजी, उसमें पोटा नहीं था पहले, पोटा बाद में उसमें इंक्लूड किया गया उसकी गंभीरता को देखते हुए। पोटा के उसमें जुड़ने के बाद जो भूचाल मचा वो क्या था? देखिए बात सही है, इन लोग को पोटा मालूम नहीं होता। एफआईआर हमने तो रिकवरी मेमो बनाई, रिकवरी मेमो बनाने के बाद हम थाने पर देते हैं उसको तहरीर के रूप में, और उस पर एफआईआर मुंशी लिखता है, दर्ज करता है थाने का,
और मुंशी उस पर फिर विवेचनाएं संबंधित जो भी उस समय एग्जिस्ट करती हैं उसको लगाता है। तो उस मुंशी का इतना ज्ञान नहीं था कि यहाँ पे पोटा है। फिर हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया, कानून दिखाया, किताब दिखाया कि देखो ये पोटा का गजट हुआ है, केंद्र सरकार का लगाया हुआ है, यहाँ चालू लागू है। तो उसने उसको पोटा फिर आगे उसमें दर्ज किया बयान, अरे वो धाराओं में। तो ऐसी स्थिति में जब पोटा लग गया तब इन लोग की घबराहट शुरू हुई कि अब तो मुख्तार भी दोषी हो गए। आर्म्स एक्ट में तो जो बात कर रहा है वो दोषी नहीं है, जिसके पास रिकवरी वो दोषी है। तो उस कंडीशन में इनकी हालत ख़राब हो गई और इन्होंने धमकी दी कि गवर्नमेंट को हम गिरा देंगे, जो भी हमको बताया गया, पता नहीं क्या सच था। और ये बात सही है, अल्पमत की सरकार भूचाल तभी आया, तभी भूचाल आया। पोटा ही असली भूचाल का कारण था। सबसे आखिर में यहाँ इस परिसर में एक सवाल और आपसे मन कर रहा है पूछने का कि आपने कुछ और कार्य शुरू किया, जैविक खेती के कार्य शुरू किया, उस दौरान जो ये वक्त आपने गुजारा, परिवार का जो वक्त गुजरा, आपका वक्त गुजरा, कभी ऐसा लगा केस वापस होंगे, इस इज्जत के साथ वापस उस मुख्यालय के परिसर में आप होंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जीवन में वापस जाऊंगा इस्तीफा देने के बाद? बात सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एसटीएफ में दोबारा आऊँगा। और केस वापस होने के बाद जो सम्मान मुझे सरकार ने आज अवसर उपलब्ध कराया, इस सम्मान के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। और मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे जो पुरानी यादें हैं आप समझिए कि एकदम से ताज़ा हो रही हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरा वो सम्मान वापस मिला है मुझे। और यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? लग रहा है अपने घर में जैसे आए हैं, मतलब अपने घर में आए हैं, समझ लीजिए। मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है ये। आप किसी भी अपने इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे जान पे खेल के काम किए हों और वहाँ आप पहुँचे और सम्मान मिले, तो सोच नहीं सकते। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग सर को देख के? आप में से कितने लोग जानते हैं सर को? पुराने आप जानते हैं? कुछ कहना चाहेंगे? अरे सर को देख के मन खुश हो जाता है, बस इतने कहना है। जानते हैं? जी बिल्कुल। तो जब जो पहले लोग नहीं जानते हैं वो लोग नाम सुने हैं सर। नाम सर का सुने? नाम सुने हैं कि सर ने जो कर गया वो सर एसटीएफ के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। एक हम लोग भी उसी पैटर्न पे चलते हैं सर जो सर ने कर गया। आप में से किसी ने ये उम्मीद की थी आज सर से मिल पाएंगे? किसी को ऐसे उम्मीद थी, नाम सुना था आपने, आज मुलाकात हो पाएगी अचानक? तो रहते ही थे कि सर से तो मिलेंगे और हम लोग मिल ही लेते थे कहीं ना कहीं। अच्छा, सर से तो बस सर का अपना एक जो था पैटर्न था, काम करने का तरीका था, सर के साथ तो हम लोग सब जुड़े रहे। और अब अगला पड़ाव लखनऊ से तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी है। अपने 7.5 साल के कार्यकाल में शैलेंद्र सिंह तकरीबन 3 साल बाराबंकी में पोस्टेड रहे बतौर क्षेत्राधिकारी। और हम यहाँ इसलिए लेके आए, हमने सर से रिक्वेस्ट की कि हमें बाराबंकी ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा काम ईमानदारी से जब कोई पुलिस ऑफिसर काम करता है तो आज भी तकरीबन 17 वर्ष बाद आप बाराबंकी आ रहे हैं सर? हाँ, काफ़ी समय काफ़ी समय बाद। एविडेंस में बीच में आते थे जी, लेकिन पब्लिक से हम बहुत कम लेते थे। कुछ समय के लिए आए तो बहुत लंबे समय बाद आए। बहुत लंबे समय बाद बाराबंकी आए हैं, उस जगह आए हैं जहां बतौर सीओ तैनात रहे। आज भी लोग याद करते हैं और कहा जाता है, मुझे कहीं से पता चला कि जिस वक्त इस्तीफ़ा देने के बाद जो मुख्तार अंसारी वाला पूरा प्रकरण हुआ था, उसके बाद इस्तीफ़ा देने के बाद जब यहाँ लोगों ने उनको बुलाया था तो कहा जाता था कि लखनऊ से यहाँ तक फूल ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उनके स्वागत में लोगों ने उनको याद किया था और यहाँ बुलाया था और उनके स्वागत में इतने फूल बिछाए गए थे जब वो यहाँ पहुँचे थे। कैसा लग रहा है इतने वर्षों बाद? नहीं, सही वापस बात है। यहाँ आ रहे हैं? अपने कार्य क्षेत्र में, कर्मस्थली पर अगर आप आते हैं, और बाराबंकी में एक मेरे सर्विस का बड़ा लंबा टेन्योर था। जनरली ईमानदार अधिकारियों को लोग बहुत दिन तक रहने नहीं देते, पीछे पड़ते, लेकिन मेरा संयोग रहा कि बाराबंकी में आप जानते हैं कि मार्फिन, अफीम का, हेरोइन का गढ़ है बाराबंकी। यहाँ खेती होती है नारकोटिक्स का। और यहाँ ऐसे ऐसे गांव हैं जो कि हेलीकॉप्टर ख़रीदने का परमिशन मांगे थे। अब आप समझिए कि कितना पैसा है। तभी ये समझ में आया कि भाई इतना पैसा कहाँ के हेलीकॉप्टर ख़रीदने का परेशान। तो इंटरनेशनल अड्डा है ये रहा। तो मैं जब आया यहाँ तो समझ लीजिए कि बदनामी थी इस तरह के क्षेत्र की कि ऐसा है, कैसे कंट्रोल करेंगे। और संयोग ऐसा रहा कि पब्लिक का रिस्पांस से मैंने वो पूरा क्राइम ही लगभग बंद कर दिया था यहाँ।
52 पिट NDPS एक्ट की कार्रवाई की थी, जो इतिहास है 52 पिट NDPS एक्ट की, और उसमें नामी बेनामी जितनी संपत्ति थी 10 साल में बनाई सब जब्त कर ली। लोग रेड डाल के बंद करना चाहते थे, मैंने प्रॉपर्टी डाल के जब जब्त कर ली तो अपने आप सब बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण था वहाँ पे। इतने वर्षों बाद यहाँ आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं यहाँ पे। स्वागत है सर आपका। कैसे हैं? हमारी किला बार में और कैसे हैं? पहचान लिया सर? अरे क्या बात कर रहे हैं सर। और कैसे हैं? ये थोड़ा खत्म कर ले। पहला वाक्य जो कहना चाहेंगे यहाँ पहुँच के क्या? बाराबंकी में मैं अपने सर्विस का बताया, जैसा कि बहुत ही लंबा टेन्योर मेरा रहा और आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद था यहाँ की जनता का कि मैं 3 साल रहा, वरना तो हम जरा जो कार्य पद्धति होती थी हर साल ट्रांसफ़र, तो इतना लंबा अगर समय मैं यहाँ व्यतीत कर पाया तो केवल यहाँ के पब्लिक के सहयोग से। ठीक भैया, चले हाँ ले लीजिए ले लीजिए। मैं जनार्दन कुमार आपके साथ में घूम चुका हूँ, ये आशीर्वाद दीजिए आपके साथ में, और अमित जी, हम और आप तीनों लोग ये कुरौली, आरापुर कुरौली और ये सब घूम चुके हैं। वैसा बंद करके बैठे हैं अचानक से। और अब इस बातचीत के आखिरी पड़ाव में कुछ ऐसी बातें रह गई थी सिंह साहब जो बात करना ज़रूरी था। वो समय कैसा निकला जिस समय में आपने ये लंबी लड़ाई लड़ी, आपको जेल में भी डाल दिया गया झूठे मुकदमे दर्ज करके। एक तस्वीर बहुत वायरल हुई है आज के टाइम में, जब आपका इंटरव्यू लोगों ने सुना, आपको बोलते हुए सुना, तो एक तस्वीर है जिसमें आपको आपके शर्ट के कॉलर से खींच के और आपको ले जा रहे हैं पुलिस के लोग। वो रात कैसी बीती थी, वो समय कैसा था, क्या उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप ये समझिए कि जैसे मेरे आवाज़ को ऐसा घेर लिया गया जैसे लग रहा था कि कोई मैं बहुत बड़ा माफिया हूँ। डीजी पुलिस सब लोग कैंप करके पूरा यहीं नीचे आके मेरा घर का दरवाज़ा तोड़ के। ये कब की बात है सर? ये बात है 2008 सितंबर की। और हमको जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, मतलब इस आपाधापी में समझ लीजिए ऐसे ले जा रहे थे, मेरा पूरा टी शर्ट फट गई थी। और वहाँ पे ले जाके कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया तो वहाँ के मुझे याद है कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि हम जब कोर्ट में सुबह आए तो ऐसा लग रहा था कोर्ट में इतना पुलिस का घेरा जैसे लग रहा था किसी आतंकवादी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। और खैर कोर्ट ने बाद में गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रक्चर भी पास किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक सिस्टम में सही आवाज़ उठाने का नतीजा क्या होता है, और केवल यही कोशिश रहती है कि दूसरा शैलेंद्र न पैदा हो, वरना अगर दूसरा शैलेंद्र पैदा हो गया तो हम लोग जो ये काला साम्राज्य चला रहे हैं, माफियाओं से मिलकर राजनीति कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लेके आ रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाएगा और हम लोग की अस्मिता खतरे में हो जाएगी। तो केवल इसको बचाने के लिए एक शैलेंद्र की इतनी दुर्दशा की गई थी। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया करूंगा, आज आप लोग से बात कर रहा हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है। परिवार के ऊपर अटैक भी हुआ मेरे, उसका भी मैंने FIR दर्ज किया है। मुख्तार अंसारी के नाम से लोग कांपते थे, आज वो मुख्तार अंसारी घुटने के बल आ गया। मैंने देखा आप ही के चैनल पे कि रात में वो सो नहीं पाया और सुबह 4 बजे तक उसकी नींद नहीं आई, और जो व्हील चेयर पर बैठने का ड्रामा कर रहा था वो पूरे वहाँ बताया गया कि अंदर जेल में घूम रहा था, उसको सफोकेशन फील हो रहा था। तो ये दिन देख के मुझे संतोष हो रहा है कि जो अपराध और माफिया का गठजोड़ था वो लग रहा टूटते हुए नज़र आ रहा है माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये पूरा इंटरव्यू जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाते हैं कि इज्जत वापस आ जाती है, वो सम्मान वापस आ जाता है, लेकिन हकीकत में भी ऐसा होता है। धैर्य रखने की ज़रूरत है, अपना संयम बरतने की ज़रूरत है और अपने सत्य पर टिके रहने की ज़रूरत है। तो न्याय उस वक्त भले ना हुआ हो, आज न्याय हुआ है और आगे भी